कभी ये ऑब्जर्वेशन नोटिस किया है कि ड्राई आइस बिना मेल्ट हुए अचानक गायब क्यों हो जाती है? ड्राई आइस का तो सबने देखा ही होगा, मैजिक शोज या पार्टीज में। राइट। और या फिर जो प्रोफेशनल आइस स्केटर्स होते हैं वो फ्रोजन सर्फेसेस पर इतनी आसानी से कैसे ग्लाइड कर लेते हैं बिना फ्रिक्शन के? सही बात है, उनका ग्लाइड बहुत ही अननेचुरली स्मूथ होता है। एक और फैसिनेटिंग रियल लाइफ सिनेरियो है। क्या ये फैक्ट मालूम है कि एक वैक्यूम चेंबर के अंदर वाटर रूम टेम्परेचर पर ही बॉईल होने लगता है? वैक्यूम में बॉइलिंग, ये तो आम फिजिकल इंट्यूशन को काफी चैलेंज करता है। आज हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब आज के टॉपिक फेज ट्रांजिशंस एंड फेज डायग्राम से कैसे जुड़ा है। नमस्कार, वेलकम टू 60 सेकंड्स एकेडमी। थैंक यू। इस कंसेप्चुअल सीरीज में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच लेने वाले हैं। एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग साइंस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। इस सीरीज का मकसद बहुत क्लियर है। हम यहाँ सिर्फ फॉर्मूलाज मेमोराइज नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि जेईई, नीट और बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट होते हैं, ताकि लर्निंग इंट्यूटिव, प्रैक्टिकल और इंजॉयबल बन सके। तो आज का जो डीप डाइव है उसका मैं ओवरव्यू ये है कि आज हम मैटर के एक साइंटिफिक मैप को डिकोड करेंगे, जिसे फेज डायग्राम कहते हैं। ये इफेक्टिवली एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है। एक मैप जो हमें मैटर की फिजिकल स्टेट बताता है, राइट? बिल्कुल। ये मैप हमें एग्जैक्टली बताता है कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इस एक सिंगल ग्राफ के अंदर मैटर का पूरा बिहेवियर और उसकी फिजिकल डेस्टिनी छुपी हुई है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बियॉन्ड जाकर उन कंडीशंस को एक्सप्लोर करेंगे जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देते हैं। लेट्स अनपैक दिस। बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैटर ब्रॉडली 3 फंडामेंटल फेजेस में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। एवरीडे लाइफ में हम सब ने मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हुए जरूर देखा है। हाँ, जैसे आइस का वाटर बनना या बॉइलिंग पानी का स्टीम बनना। राइट। लेकिन ये फेज चेंजेस एग्जैक्टली ट्रिगर कैसे होते हैं? मेरा मतलब है, इसके पीछे का कोर मैकेनिज्म क्या है? देखो, इसका कोर मैकेनिज्म बेसिकली सराउंडिंग एनवायरनमेंट के 2 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो है टेम्परेचर और प्रेशर। मैटर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन्हीं 2 वेरिएबल से कंप्लीटली कंट्रोल होता है। तो मतलब जब एनवायरनमेंट की एनर्जी चेंज होती है तो मैटर का इंटरनल फॉर्म चेंज होता है, जिसे हम फेज ट्रांजिशंस कहते हैं। एग्जैक्टली। टोटल 6 फंडामेंटल फेज ट्रांजिशंस होते हैं, और इन टर्म्स को क्लियर इंग्लिश में याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत वाइटल है। स्टूडेंट्स अक्सर इनमें छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन 6 फंडामेंटल ट्रांजिशंस को सिस्टमैटिकली मैप आउट करते हैं। अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, और अगर वही लिक्विड वाटर वापस सॉलिड आइस बन रहा है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। ये तो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन गैस और लिक्विड के बीच का इंटरेक्शन थोड़ा और डायनामिक होता है। जब लिक्विड हीट अब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे वाटर से स्टीम बनना, तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। और इसका रिवर्स प्रोसेस, जब स्टीम कूल डाउन होकर वापस लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। सही कहा। यहाँ तक तो आम जिंदगी के एग्जाम्पल्स क्लियरली मैच करते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स ना इस स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन यहाँ सीधा कनेक्ट होता है। ड्राई आइस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट से सीधा गैस बन जाती है। उसमें इंटरमीडिएट लिक्विड फेज कभी आता ही नहीं। इस डायरेक्ट ट्रांजिशन को सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज में एंटर करना बिना किसी लिक्विड स्टेट के। और नेचर में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है, जहां गैस सीधा सॉलिड बन जाती है, जिसे डेपोजिशन कहते हैं, राइट? इसका एक कॉमन रियल लाइफ एग्जांपल एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में फ्रॉस्ट फॉर्मेशन है, जहां हवा की वाटर वेपर डायरेक्टली ट्रीज की ब्रांचेस पर सॉलिड आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं। परफेक्टली एक्सप्लेन। इन 6 प्रोसेसेस को, यानी मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डेपोजिशन को कलेक्टिवली फेज ट्रांजिशंस कहा जाता है। एग्जाम्स जैसे नीट में एग्जामिनर्स अक्सर डेपोजिशन पर ट्रिक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि ये लीस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना है। सो अगर ये सारे ट्रांजिशंस मैटर के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, तो इनको उस साइंटिफिक मैप पर प्लॉट कैसे किया जाता है, जिसका जिक्र हमने स्टार्ट में किया था? जो फेज डायग्राम है वो मैथमेटिकली या विजुअली दिखता कैसा है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फेज डायग्राम प्रैक्टिकली एक 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है। इस ग्राफ में y एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट किया जाता है और x एक्सिस पर टेम्परेचर। सो एसेंशियली इट इज अ प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर।
तो ये एंटायर ग्राफ मैटर की फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड होता होगा, जैसे एक ब्रॉड सॉलिड रीजन, एक लिक्विड रीजन और एक एक्सपेंसिव गैस रीजन। बिल्कुल सही। दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर के कोऑर्डिनेट्स हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि मैटर किस पर्टिकुलर रीजन में लैंड करेगा। अगर आप ग्राफ पर पॉइंट प्लॉट करें तो पता चल जाएगा कि सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर इस ग्राफ पर डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, तो इन रीजन्स को डिवाइड करने के लिए क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स भी होने चाहिए। उन बॉर्डर्स पर फिजिकली क्या होता है? उन बाउंड्रीज को एक्चुअली कर्व्स कहते हैं और फिजिकली वहां एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस स्पेसिफिक लाइन पर दो फेजेस एक साथ स्टेबल रहते हैं। यानी एक कांस्टेंट रेट पर मॉलिक्यूल्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करते रहते हैं बिना किसी नेट चेंज के। एग्जैक्टली वो एक परफेक्टली बैलेंस्ड डायनामिक स्टेट होती है। इस लॉजिक के हिसाब से इस मैप पर 3 मेन बाउंड्रीज या कर्व्स होने चाहिए जो इन तीनों रीजन्स को सेपरेट करें। पहला कर्व जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, उसे किस टर्म से डिफाइन करते हैं? पहला क्रूशियल बाउंड्री फ्यूजन कर्व है। ये कर्व सॉलिड और लिक्विड रीजन्स को डिस्टिंक्टली सेपरेट करता है। इस पर्टिकुलर लाइन पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग प्रोसेस का इक्विलिब्रियम होता है। तो मतलब अगर कोई सब्सटेंस इस कर्व के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर है, तो उसका सॉलिड और लिक्विड फॉर्म साइमल्टेनियसली और पीसफुली एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा कर्व डेफिनेटली वेपराइजेशन कर्व होगा, जो लिक्विड और गैस रीजन्स के बीच का डिवाइडर है। हाँ, वहाँ बॉइलिंग और कंडेंसेशन का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। उस बाउंड्री के आगे एक तीसरा इंपॉर्टेंट डिवाइडर है जिसे सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। ये कर्व सॉलिड और गैस रीजन्स को डायरेक्टली सेपरेट करता है। यहाँ लिक्विड रीजन कंप्लीटली बाईपास हो जाता है। इस कर्व पर सॉलिड और गैस फेज का इक्विलिब्रियम होता है। ड्राई आइस का डायरेक्ट गैस बनना इसी कर्व का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में वो सब्सटेंस इसी कर्व पर ही ऑपरेट कर रहा होता है। सही पकड़ा। अगर इस ज्योमेट्री को मेंटली विजुअलाइज किया जाए तो ये तीनों कर्व्स यानी फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन ग्राफ पर एक स्पेसिफिक इंटरसेक्शन पॉइंट पर जरूर आकर मिलते होंगे। उस सिंगुलर इंटरसेक्शन पर जहां तीनों बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं, वहां क्या फिजिक्स अप्लाई होती है? उस यूनिक इंटरसेक्शन को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये नेचर का एक बहुत ही रेयर और फैसिनेटिंग फिनोमेना है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा एग्जैक्ट टेम्परेचर और प्रेशर का कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन है जहां किसी सब्सटेंस के तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक ही एग्जैक्ट मोमेंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। Imagine placing a simple glass of water in a specialized chamber और उसको simultaneously boil और freeze होते हुए देखना। ये आम फिजिकल इंट्यूएशन को completely ब्रेक कर देता है। बिल्कुल। वाटर के केस में इस मैजिक पॉइंट के एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वाटर का ट्रिपल पॉइंट अचीव करने के लिए हाईली स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। टेम्परेचर इक्वल्स प्रिसाइजली 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इक्वल्स 611 पास्कल्स। जबकि एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1,01,325 पास्कल्स होता है, तो ये 611 पास्कल्स तो एक नियर वैक्यूम जैसी स्टेट हुई। इन एग्जैक्ट कंडीशंस पर वाटर एक्चुअली एक ही वक्त पर बॉयल, फ्रीज और मेल्ट होता रहता है, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये कॉन्सेप्ट इतना मैथमेटिकली प्रिसाइज है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इस पॉइंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एब्सोल्यूट परफेक्शन के वजह से ही वाटर का ट्रिपल पॉइंट इंटरनेशनल साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स में केल्विन स्केल को डिफाइन करने के लिए एक फंडामेंटल रेफरेंस एंकर माना जाता है। ओह, अच्छा, इसलिए नेचर में एब्सोल्यूट जीरो और इस ट्रिपल पॉइंट को मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल कंडीशंस माना गया है और ग्लोबल टेम्परेचर कैलिब्रेशंस इसी पर बेस्ड होती हैं। एग्जैक्टली। अब इस थ्योरेटिकल मैप से थोड़ा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। इंट्रो का पहला क्वेश्चन था कि ड्राई आइस टेबल पर मेल्ट होने के बजाय डायरेक्टली डिसअपियर क्यों हो जाती है? हाँ, अगर हम रेगुलर आइस रखें तो वो पडल बन जाएगी, पर ड्राई आइस नहीं। इस ड्राई आइस मिस्ट्री को फेज डायग्राम के थ्रू कैसे डिकोड किया जाए, ये मैकेनिज्म समझना स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्रूशल है। इस कॉन्सेप्ट को हम द ड्राई आइस ट्रैप कह सकते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का फेज डायग्राम एनालाइज करें तो उसके ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर 5.11 atm होता है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर का स्टैंडर्ड एनवायरनमेंटल प्रेशर
CO2 के ट्रिपल पॉइंट प्रेशर यानी 5.11 atm से सिग्निफिकेंटली नीचे है। इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड CO2 फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लिक्विड स्टेट अचीव करने के लिए सराउंडिंग प्रेशर को कम से कम 5.11 atm होना जरूरी है। सही कहा। इसलिए जब ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2 को नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी मिलती है, तो ग्राफ पर हम सब्लिमेशन कर्व को डायरेक्टली क्रॉस करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो लिक्विड फेज को स्किप करके सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाती है। ये डायरेक्टली क्लियर करता है कि लिक्विड बनने के लिए एनवायरनमेंट मिनिमम कंडीशंस को मीट ही नहीं कर रहा। एग्जाम सेटर्स इसी स्पेसिफिक लॉजिक पर ट्रैप क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं कि नॉर्मल प्रेशर पर CO2 का लिक्विड फेज क्यों एब्सेंट होता है। और रीजन बिल्कुल क्लियर है। 1 atm इज लोअर देन द 5.11 atm ट्रिपल पॉइंट रिक्वायरमेंट। फेज डायग्राम में आगे बढ़ते हुए अगर वेपराइजेशन कर्व के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, जहां लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम है, तो क्या ये कर्व इन्फिनिट टेम्परेचर और प्रेशर तक एक्सटेंड होता है या इसका कोई स्पेसिफिक टर्मिनेशन पॉइंट है? अच्छा सवाल है। लॉजिक कहता होगा कि मैटर बस हीट होता रहेगा, पर एक लिमिट आती है। वो लिमिट एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर आती है जिसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वेपराइजेशन कर्व इस पॉइंट पर आकर अब्रप्टली खत्म हो जाता है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता है कि लिक्विड और गैस के बीच की फिजिकल बाउंड्री कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। अगर लिक्विड और गैस की बाउंड्री मिट गई तो उनकी प्रॉपर्टीज का क्या होता है? नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड डेंस होता है और गैस लाइट होती है, पर क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते लिक्विड की डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है और गैस की डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। एक एग्जैक्ट मोमेंट पर दोनों परफेक्टली आइडेंटिकल हो जाती हैं। तो अगर हम एक हाई प्रेशर ऑब्जर्वेशन सेल के अंदर देखें तो जो क्लियर लिक्विड गैस मिनिस्कस या बाउंड्री लाइन दिखती है वो क्रिटिकल पॉइंट पर अचानक धुंधली होकर एक यूनिफॉर्म फॉगी फ्लूइड में मर्ज हो जाती होगी। बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो इस स्टेट को डिफाइन कैसे किया जाए? अगर बाउंड्री ही नहीं है तो क्या उस मटेरियल को गैस कहेंगे या लिक्विड? दोनों में से कोई स्टैंडर्ड टर्म यूज नहीं होता। मैटर एक नए हाइब्रिड स्टेट में एंटर कर जाता है जिसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। हमने पिछले यूनिट्स में लिक्विफैक्शन के टाइम इसका एक ब्रीफ मेंशन किया था। एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रैक्टिकली एक घोस्टली सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। उसमें गैस की तरह छोटी से छोटी स्पेस में डिफ्यूज होने की प्रॉपर्टी होती है और साइमल्टेनियसली लिक्विड की तरह हेवी कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की केमिकल पावर भी होती है। इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का आगे चलकर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेफिनेटली देखेंगे, पर पहले वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि प्योर फेज डायग्राम मैप पर वाटर का बिहेवियर बाकी सभी स्टैंडर्ड एलिमेंट से काफी अलग देखा गया है। ऐसा क्या है जो वाटर के डायग्राम को एक मेजर एक्सेप्शन बनाता है? वाटर एक एब्सोल्यूट केमिकल अनॉमली है। नॉर्मली मोस्ट मटेरियल्स में जब सिस्टम पर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब पुश होते हैं, जिससे सॉलिड फेज फेवर होता है। उन सबका फ्यूजन कर्व ग्राफ पर राइट डायरेक्शन में स्लोप करता है। पर वाटर के केस में फ्यूजन कर्व बैकवर्ड स्लोप करता है, यानी वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा नेगेटिवली टिल्ट होता है। एग्जैक्टली। फ्यूजन कर्व तो सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री है। अगर वो नेगेटिवली स्लोप्ड या लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है तो मैथमेटिकल ग्राफ रीडिंग के हिसाब से किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से लाइन क्रॉस हो जाएगी, यानी सॉलिड आइस पर हेवी प्रेशर लगाने से वो और सॉलिड बनने के बजाय सीधा मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगी। फिजिकल रियलिटी एग्जैक्टली यही है। प्रेशर बढ़ाने पर आइस मेल्ट होती है और इस एनॉमलस बिहेवियर का रूट कॉज मॉलिक्यूलर डेंसिटी में है। आइस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स थोड़े स्पेस्ड आउट होते हैं, जिसका मतलब आइस की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है। इसी मॉलिक्यूलर स्पेसिंग की वजह से आइस क्यूब्स पानी पर फ्लोट करते हैं। यहाँ हम स्ट्रिक्टली ली शाटेलियस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ले शाटेलियस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी क्लोज्ड इक्विलिब्रियम सिस्टम पर एक्सटर्नल स्ट्रेस जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो सिस्टम उस डायरेक्शन में एडजस्ट होता है जहां प्रेशर का इफेक्ट मिनिमाइज हो, यानी जहां वॉल्यूम कम हो। और क्योंकि लिक्विड वाटर का वॉल्यूम सॉलिड आइस के कंपैरिजन में कम होता है ड्यू टू हायर डेंसिटी, तो सिस्टम हायर प्रेशर अप्लाई होने पर वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए आइस को लिक्विड फेज में फोर्स कर देता है। प्रेशर लिटरली फोर्सेस आइस टू बिकम अ मोर कॉम्पैक्ट लिक्विड। परफेक्ट। ये प्रिंसिपल इंट्रो के दूसरे क्वेश्चन को, जो द आइस स्केटिंग मिस्ट्री थी, फ्लॉलेसली सॉल्व करता है।
जब प्रोफेशनल स्केटर्स अपने मेटालिक थिन ब्लेड स्केट्स पहनकर आइस रिंक पर खड़े होते हैं तो उनकी पूरी बॉडी का वेग एक एक्सट्रीमली नैरो सरफेस एरिया पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इससे आइस के सरफेस पर एक मैसिव लोकल प्रेशर क्रिएट होता है। और जैसा अभी एस्टैब्लिश किया, हेवी प्रेशर लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, तो ब्लेड के ठीक नीचे वाली आइस लेयर प्रेशर के इम्पैक्ट से इंस्टेंटली मेल्ट हो जाती है। राइट, ये माइक्रोस्कोपिक मेल्टेड आइस एक सुपर थिन लिक्विड फिल्म क्रिएट करती है जो मेटल ब्लेड और सॉलिड आइस ब्लॉक के बीच एक परफेक्ट लुब्रिकेंट का काम करती है। इस नियर जीरो फ्रिक्शन लिक्विड लेयर की वजह से स्केटर्स उस स्मूथ ग्लाइड को अचीव करते हैं। जैसे ही स्केटर आगे मूव करता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो थिन वाटर लेयर इमीडिएटली रिफ्रीज हो जाती है। साइंस इफेक्टिवली एवरीडे मैजिक को एक्सप्लेन कर देती है। अभी तक हमने मैटर के बिहेवियर को प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्रिड पर एनालाइज किया, पर स्टडी मटेरियल्स में फेज ट्रांजिशन को ऑब्जर्व करने का एक और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जिसे हीटिंग कर्व कहते हैं। ये फेज डायग्राम से किस तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? फेज डायग्राम तो हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बताता है कि कब और कहाँ स्टेट चेंज होगा, लेकिन हीटिंग कर्व उस ट्रांजिशन के टाइम होने वाले एनर्जी डायनामिक्स पर फोकस करता है। इस ग्राफ में एक्सिस शिफ्ट हो जाते हैं, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पर हीट एडेड होता है। बेसिक प्रेमिस ये है कि जब किसी ब्लॉक ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आइस, को कांस्टेंट रेट पर हीट सप्लाई की जाती है तो उसका इंटरनल टेम्परेचर कैसे रिएक्ट करता है। नॉर्मल कॉमन सेंस सजेस्ट करेगी कि अगर हीट कंटिन्यूस ऐड हो रही है तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होना चाहिए। हीट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? सिंगल यूनिफॉर्म स्टेट में प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन फेज ट्रांजिशंस के टाइम ग्राफ का बिहेवियर एंटायरली चेंज हो जाता है। इस ग्राफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ही उसके फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेटोज हैं। मतलब जब सॉलिड एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है या लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर, तो कंटिन्यूअसली मैसिव हीट ऐड करने के बावजूद सिस्टम का टेम्परेचर कंप्लीटली कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ पर लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है जब तक पूरा फेस कंप्लीटली कन्वर्ट ना हो जाए। सही कहा। अगर आप कंटिन्यूअसली बर्नर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और थर्मोमीटर में रीडिंग्स राइज नहीं हो रही, तो थर्मोडायनामिक लॉस के हिसाब से वो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपियर नहीं हो सकती। तो सवाल यह है कि वो इफेक्टिवली सिस्टम में क्या रोल प्ले कर रही है। वो एडेड एनर्जी सिस्टम के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हैवी लिफ्टिंग कर रही है। वो टेम्परेचर मेजर करने वाली रैंडम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के बजाय मॉलिक्यूल्स के बीच के स्ट्रिक्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को फिजिकली तोड़ने और ओवरकम करने में कंज्यूम हो रही है। तक आखिरी बर्फ का टुकड़ा मेल्ट नहीं होता, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, पानी का टेम्परेचर स्ट्रिक्टली 0 डिग्रीज मेंटेन रहता है। The energy is busy breaking the structural cage. ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी देता है। अब अनरियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे वापस आते हैं। ड्राई आइस का सब्लिमेशन एक ऑब्वियस एग्जांपल था, पर क्या फेज डायग्राम्स और इन कर्व्स का यूज करके हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल या मेडिकल प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं? सब्लिमेशन का कोई एडवांस्ड रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है? सब्लिमेशन और फेज डायग्राम का एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस में देखा जाता है। इसे टेक्निकली लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। मेडिकल साइंस में लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल्स और स्पेस मिशंस के लिए एस्ट्रोनॉट फूड प्रिजर्व करने के लिए ये प्रोसेस बैकबोन है। अगर इन क्रिटिकल बायोलॉजिक से वाटर रिमूव करने के लिए इन्हें सिंपल हीट से बॉईल किया जाए तो हीट सेंसिटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए फ्रीज ड्राइंग फेज डायग्राम मैप के राउट्स यूज करता होगा। चलो इस एंटायर प्रोसेस को ग्राफ पर स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करके देखते हैं। स्टेप 1 ये होता है कि मटेरियल को एक एक्सट्रीम फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में रखा जाता है। फेज डायग्राम पर हम टेम्परेचर एक्सिस पर लेफ्ट की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, डीप इनसाइड द सॉलिड रीजन। वाटर एंटायरली फ्रीज होकर सॉलिड आइस क्रिस्टल्स बन जाता है। मटेरियल सॉलिड फ्रोजन है। अब स्टेप 2 में उस आइस को बिना लिक्विड बनाए निकालना है। यहाँ प्रेशर का मैकेनिज्म यूज होता होगा। सही पकड़ा। स्टेप 2 में सील्ड चेंबर का एम्बिएंट प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाता है पावरफुल वैक्यूम पंप्स यूज करके। हम ग्राफ में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं, बिल्कुल उस ट्रिपल पॉइंट प्रेशर लिमिट के फार बिलो। तो हम ट्रिपल पॉइंट के नीचे आ गए, जहां प्रैक्टिकली लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करता। फिर फाइनल स्टेप में क्या अप्रोच होती है? फाइनल स्टेप में चेंबर में बहुत ही कंट्रोल्ड स्लाइट हीट इंट्रोड्यूस की जाती है।
क्योंकि एम्बिएंट प्रेशर ऑलरेडी ट्रिपल पॉइंट से ड्रामेटिकली लो है, तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ सीधा सब्लिमेशन कर्व को राइट साइड में क्रॉस कर जाता है। आइस डायरेक्टली वेपर स्टेट में एक्सपैंड हो जाती है। वैक्सीनेशंस या स्पेस फूड के अंदर से सारा मॉइस्चर वैक्यूम एग्जॉस्ट से निकल जाता है और उनका फ्रैजाइल बायोलॉजिकल केमिकल स्ट्रक्चर 100% सेफ और प्रिजर्व्ड रहता है। दिस हाइलाइट्स कि एक सिंपल पीटी ग्राफ ह्यूमन सर्वाइवल और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कितना इंटीग्रल टूल बन चुका है। इसके बाद एक फाइनल एक्सपेरिमेंटल टेरिटरी बची है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड वाला सुपर क्रिटिकल रीजन है। पहले डिस्कस हुआ था कि ये फ्लूइड्स गैस की तरह छोटी स्पेस में एंटर करते हैं और लिक्विड की तरह बाइंड या डिसॉल्व करते हैं। इस हाइब्रिड प्रॉपर्टी का इंडस्ट्रियल स्केल पर क्या यूज केस देखा जाता है? मॉडर्न ग्रीन केमिस्ट्री और फूड इंडस्ट्री कंप्लीटली इस पर्टिकुलर रीजन पर रिलाई करती है। सबसे फेमस एग्जांपल सुपर क्रिटिकल CO2 है। इस सब्सटेंस का प्राइमरी एप्लीकेशन डीकैफेनेटेड कॉफी मास प्रोड्यूसिंग में होता है। अच्छा, तो जब CO2 को सुपर क्रिटिकल स्टेट में लाया जाता है और कॉफी बीन्स पर पास किया जाता है, तो ये गैस की तरह पोरस ग्रीन कॉफी बीन्स के डीप इनसाइड पेनिट्रेट करता होगा। हाँ, और लिक्विड प्रॉपर्टी की वजह से ये सिलेक्टिवली सिर्फ कैफीन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, लीविंग द डेलिकेट एरोमेटिक फ्लेवर कंपाउंड्स कंप्लीटली अनटच्ड। उसके बाद सिंपली प्रेशर ड्रॉप करने से CO2 वापस रेगुलर हार्मलेस गैस बनकर उड़ जाएगा और प्योर एक्सट्रैक्टेड कैफीन अलग हो जाएगी। ये इनक्रेडिबली क्लीन और एफिशिएंट मेथड है कंपेयर टू टॉक्सिक लिक्विड सॉल्वेंट्स। इसी यूनिक क्लीन एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म की वजह से परफ्यूम इंडस्ट्री डेलिकेट फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए और मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज फैब्रिक से ग्रीस निकालने के लिए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स पर स्ट्रांगली रिलाई करती हैं। तो अगर इस पूरे डीप एनालिसिस और यूनिट C1 के इंटायर स्ट्रक्चर का एक डेफिनेटिव समरी निकाला जाए, तो फेज डायग्राम जिसमें फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट शामिल है, ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का अल्टीमेट सिंथेसिस है। बिल्कुल। इस पूरे यूनिट में कवर किए गए गैस लॉज, वेपर प्रेशर लिमिट्स और लिक्विफैक्शन बाउंड्रीज आखिर में इसी ग्राफ पर आकर इंटरसेक्ट होते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का इंट्रिकेट डांस डायरेक्टली डिसाइड करता है कि मैटर किस फिजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये इक्विलिब्रियम बाउंड्रीज केमिस्ट्री का यूनिवर्सल लॉ है। ब्रिलियंट सिंथेसिस ऑफ द एंटायर यूनिट। ये यूनिट मैटर के मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। साइंस की लर्निंग कभी स्टैग्नेंट नहीं रहती। नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट C2 में फोकस कंप्लीटली शिफ्ट होने वाला है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीप डाइव में हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाई काउंटिंग एटम्स मेक्स केमिस्ट्री प्रिडिक्टेबल एंड द मोल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड। हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्री के हिडन रूल्स, लिमिटिंग रीजन्स के रियल लाइफ मैथ और केमिकल यील्ड के प्रिडिक्शंस कैसे किए जाते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री कैलकुलेशंस की कोर फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मजा आएगा। जाते जाते एप्लीकेशन बेस्ड दिमाग लगाने के लिए एक माइंड बेंडर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ते हैं। अगर लिक्विड वाटर को एक ऐसी जगह या चेंबर ले जाया जाए जहां एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर यानी 611 पास्कल से भी फर्दर लो हो, और फिर वहां उस कंप्लीटली फ्रोजन सॉलिड आइस ब्लॉक को कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी दी जाए, तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ये बहुत ही ट्रिकी सिनेरियो है। इस क्वेश्चन पर क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करें और अपने डिटेल्ड लॉजिकल आंसर्स स्पेसिफिक रीजंस के साथ कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आज के इन डेप्थ रियल लाइफ एप्लीकेशंस, एग्जाम ट्रैप्स और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन से लर्निंग में क्लैरिटी मिली है, तो इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एक्सटेंसिव डीप डाइव वीडियो को लाइक करें और नॉलेज उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहते हैं। किसी भी बाउंड्री या कर्व से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के अभी कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछें। Keep questioning the everyday phenomena around you. और याद रखिए कि deep conceptual understanding is the real key to mastering any scientific discipline. Keep exploring.